नमस्कार, मैं चंद्रकांत कुलकर्णी। मैं निर्देशक हूँ मराठी, हिंदी, गुजराती थिएटर में। मैंने ड्रामेटिक एजुकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है और इस कोकोनट थिएटर के चाय वाय रंगमंच पर मैं जानता हूँ कि मेरे पहले लोग बहुत महानुभव आकर चले गए हैं। उन्होंने बात की है, उसमें संगीत नाटक अकादमी बहुत से कलावंत थे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के हमारे रंगकर्मी हुआ करते थे। ये सारे लोग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से ये कुछ आज 50-55 दिन ये प्रोग्राम इन कोकोनट थिएटर वालों ने शुरू किया है। और आप सब लोगों को गुड इवनिंग। मैं बात शुरू कर देता हूँ। मैंने आज के लिए सब्जेक्ट चुना है कि मराठी रंगभूमि, मराठी रंगमंच की विशेषताएं, जिसको कहेंगे कि स्पेशल फीचर क्या है मराठी थिएटर के वास्ते। ये हमारे लिए, दर्शकों के लिए, रंगभूमि के लिए इसका क्या महत्व है, इसके बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा आप लोगों से। मैंने ज़्यादा तौर से मराठी थिएटर में काम किया है, तो अगर हिंदी में कोई चूक भूल हो गई तो माफ़ कर देना। लेकिन हम थिएटर वाले हैं, हमको लैंग्वेज की कोई परहेज नहीं है। हम लैंग्वेज के सिवा भी अपने आप को एक्सप्रेस करते आ रहे हैं। मराठी रंगभूमि के बारे में आप सब बहुत अच्छे जानते हैं कि एक 150 साल से ज़्यादा बड़ी लंबी परंपरा है, 160-170 साल की। मतलब अगर मेरे जैसे रंगकर्मी के स्टैटिस्टिक्स में कहा जाए तो मेरे उम्र के 3 गुना इतनी बड़ी परंपरा है, गौरवशाली इतिहास रहा है मराठी रंगभूमि का, रंगमंच का। तो ये इतना बड़ा अगर इतिहास है और इतनी बड़ी परंपरा है तो इसकी जड़ें बहुत अंदर तक जा चुकी है। इसका बहुत बड़ा एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे पेड़ बनकर कि ये एक घना जंगल है जो अच्छी तरीके से सारे सांस्कृतिक प्रदूषण दूर कर रहा है, सांस्कृतिक पर्यावरण अच्छा कर रहा है। क्योंकि आदमी के जिंदगी में थिएटर का महत्व हम लोग सब जानते हैं, बहुत है। मराठी रंगभूमि और मराठी रंगमंच, इसकी अपनी बहुत सारी विशेषताएं हैं। बड़ी विशेषता मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र का हर कोई इंसान, हर कोई नागरिक किसी न किसी मराठी रंगमंच से जुड़ा हुआ है। ऐसा बहुत कम लोग होंगे महाराष्ट्र में कि जिन्होंने एक बार भी नाटक देखा नहीं है, प्ले देखा नहीं है। ऐसे नहीं है। चूंकि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है और स्कूल में जाता है तो स्कूल से लेके कॉलेज तक और कॉलेज के बाद में उस शहर की कल्चरल एक्टिविटी में वो कभी न कभी, कहीं न कहीं मोनो एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, वन एक्ट प्ले कंपटीशन, एमेच्योर एक्टिविटी इसमें शामिल होता ही होता। बल्कि बाल नाट्य का, चिल्ड्रन प्ले का बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे यहाँ हुआ है। तो स्टेज फियर चला जाता है। नाटक यानी क्या, नाटक माने क्या होता है, इसकी एक जो शुरुआत होनी चाहिए बच्चों को, वो हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे मैं औरंगाबाद में पला बढ़ा, मेरी सारी शिक्षा पढ़ाई जो हुई वो औरंगाबाद में हुई, स्कूल, कॉलेज, और बाद में मेरी संस्था की जो एक्टिविटी भी रही जिगीशा नाम की, वो औरंगाबाद में रही। मतलब मेरे एज के 25 तक मैं औरंगाबाद में था और 25 से लेके अब तक मैं 30-32 साल से मुंबई में हूँ और मराठी थिएटर कर रहा हूँ, हिंदी थिएटर कर रहा हूँ। तो मैं कहने की बात ये कर रहा था कि स्कूल से ही बच्चों का स्टेज फियर भी चला जाता है, उनको इस एक्टिविटी के प्रति ये नाटक का महत्व हमारे यहाँ है। और कॉलेज में तो हमारे यहाँ यूथ के लिए महाराष्ट्र में बहुत सारी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटी मैनेज की है, प्लान की है। जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में न्यूज़पेपर हो या टीवी चैनल हो, प्राइवेट संस्थाएं हो, विश्वविद्यालय हो, कोई ट्रस्ट हो, इन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वन एक्ट प्ले बहुत अच्छा माहौल कि जिसकी ओर से रंगकर्मी को एक बड़ी शक्ति, ताकत मिलती है, उसको प्रैक्टिस मिलती है, उसको एक कंसिस्टेंट, जिसको कहते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन रहता है, थिएटर से जुड़ाव रहता है। तो हमारे यहाँ पुरुषोत्तम करंडक लीजिए, पुला देशपांडे एकांकिका स्पर्धा लीजिए, लोकसत्ता
सकाळ करंडक लीजिए, ये अखिल भारतीय नाट्य परिषद की दीर्घांक लीजिए, महाराष्ट्र कल्चरल की दीर्घांक स्पर्धा लीजिए, ये सारों की वजह से चूंकि यूथ फेस्टिवल लीजिए, ये सारों में जब स्टूडेंट कोई भी जो विद्यार्थी है 11वीं कक्षा में जाता है, जूनियर कॉलेज में जाता है, तब से लेकर सीनियर कॉलेज तक वो एक न एक बार प्रत्यक्ष रूप से रंगमंच पर या विंग में बैक स्टेज के रूप में या कभी ऑडियंस में बैठकर ये सारा थिएट्रिकल मैजिक का माहौल एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, और ये सारी संवेदना उसमें इंजेक्ट हो जाती है। मराठी में इसके लिए आपने देखा होगा कि हर किसी आदमी से ये रंगमंच मराठी नाटक जुड़ गया है, उसके खून में बसा हुआ है, और उसकी एक प्रायोरिटी जो होती है जिंदगी की, मतलब जिसको हम कहेंगे कि खाना पीना कपड़ा लत्ता ये तो सब होता ही है, लेकिन एंटरटेनमेंट और वो भी जिसको कहेंगे कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, जिसको कहेंगे कि यहाँ पे दिल दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा हमारा थिएटर, उसकी लाइव परफॉर्मेंस, इसका मैजिक हमारे यूथ को हमारे नाटक की ओर खींचा चला जाता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जिसको कहेंगे कि एक्टिविटी का नजरिया है, वो है अमेच्योर एक्टिविटी, जिसमें महाराष्ट्र में हर किसी तालुका, जिले, तहसील के अच्छे खासे, जिसको हम अगर ग्रेड के हिसाब से कहेंगे CB A+, जो भी कोई महानगर रहो, छोटा सा कस्बा रहो, छोटा सा तहसील रहो, यहाँ पर कोई ना कोई रंगकर्मी अपनी एक्टिविटी चलाता है, उनकी अपनी अपनी संस्था है। मैं आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा या मालूम नहीं भी होगा, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र शासन 1960 से हमारे यहाँ महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धा का आयोजन करती चली आ रही है, जो स्टेट लेवल कंपटीशन है, फुल लेंथ ड्रामा कंपटीशन। और उसके पहले भी वो 55-56 से शुरू थी, लेकिन नियमित स्वरूप से 60s मतलब 1960 को शुरू हुई। मतलब ये ही साल 2020 में इसका हीरक महोत्सवी वर्ष है, 60 साल। आप कल्पना करो कि 500 संस्थाएं महाराष्ट्र की इस कंपटीशन में हिस्सा लेते चली आ रही है 60 साल। मतलब कितनी जनरेशंस दर्शकों की तैयार हुई, रंगकर्मी की तैयार हुई, एक्टिविटी किस तरीके से हुई, क्या कंसिस्टेंट काम होता होगा। ये 500 संस्थाएं, अगर हम समझ लीजिए कि कोई पहले से जो लिखा हुआ है नाटक, उसमें से अगर आधे लोग वही नाटक प्ले करते हो, खेलते हो, फिर भी कम से कम 250 नए स्क्रिप्ट इस कंपटीशन के लिए लिखी जाती है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मराठी थिएटर का है, और मराठी गवर्नमेंट का इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि ये जो राज्य नाट्य स्पर्धा है वो बल्कि एक सिंबल है, वो जो एक कल्चरल मैप है कि आपको एक ही वक्त पूना, मुंबई, नागपुर, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, खानदेश, ये सारे मतलब सारी जगह की सांस्कृतिक जो एक्टिविटी है उसका एक कॉमन ग्राफ उसको अपने को नजर आता है, जिसको कहेंगे कि यही साल इसी दौर में कौन सी जगह कौन से रंगकर्मी क्या क्या काम कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट पर काम कर रहे हैं, किस टाइप का थिएटर कर रहे हैं। और ये जो कंपटीशन होती है वो 10, 12, 15 जगह प्राइमरी जिसको कहते हैं कंपटीशन होती है, और उसमें से चुनकर 2-2 प्लेज, उसके बाद में फाइनल कंपटीशन होती है, जहां पूरा के पूरा महाराष्ट्र जिसको कहते हैं कि उसका रिफ्लेक्शन वहां पर अपने को प्रतीत होता है, अनुभव हम कर सकते हैं। जहां पहले वो मुंबई में हुआ करती थी, तब तो सारे के सारे जो रंगकर्मी थे वो देखने आया करते थे, क्योंकि यहाँ से ही अच्छे प्लेज, अच्छे नाटककार, अच्छे एक्टर, अच्छे टेक्नीशियन लोगों को मिला करते थे, पर्टिकुलरली फॉर कमर्शियल थिएटर। लेकिन इसका एक महत्व मैं ये मानता हूं कि ये भले ही इसको हौशी नाट्य स्पर्धा, एमेच्योर कंपटीशन ऐसे कहते हैं, लेकिन इसमें का जो क्वालिटी है, इसमें का जो थिएटर है, इसमें जो जिस तरीके से सब्जेक्ट को, फॉर्म को हैंडल किया जाता है, उसका मतलब मुकाबला इंटरनेशनल लेवल का भी होता है। मतलब मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, क्योंकि हर कोई रंगकर्मी महाराष्ट्र का मुंबई, पुणे में आकर अपना काम नहीं कर सकता है। ये ना तो लेखक, ना तो निर्देशक, ना तो एक्टर, ना तो टेक्नीशियन, वो अपनी अपनी गांव में अपना अपना प्रोफेशन करते हुए, इसमें कई प्रोफेसर है, एडवोकेट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, कुछ भी हो,
ये सारे लोग एक साल में कम से कम 2-3 महीना अपना प्रोफेशन संभाल कर रिहर्सल्स करते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं और उस स्क्रिप्ट को लेकर प्राइमरी कंपटीशन से लेकर अंतिम तक मतलब 6 महीनों की प्रोसेस में वो निरंतर इस रंग कार्य में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये राज्य नाट्य स्पर्धा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन योगदान हमारे मराठी रंगमंच पर है, ताकि पूरे भारतीय रंगमंच पर है, ऐसे मैं गर्व से कहना चाहता हूँ। आपको मैं बता दूं कि औरंगाबाद की नाट्यरंग संस्था हो, परिवर्तन संस्था हो, नांदीकार संस्था हो, दिशांतर नाम की संस्था हो या पारिजात नाम की संस्था हो, कोल्हापुर की प्रत्यय नाम की संस्था हो, सातारा की लोक रंगमंच हो, कोल्हापुर की प्रत्यय देवल क्लब हो, सोलापुर की नाट्य आराधना हो, थिएटर एकेडमी हो, महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर हो, परिचय हो, समन्वय हो, पंचम हो, मतलब मैं कहने जा रहा हूं कि इसकी सारी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटकों का अनुभव हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आज तक है। इतने अच्छे अच्छे प्लेज मैंने खुद मेरे स्कूल लाइफ से तो कॉलेज के लाइफ तक, जब मैं खुद रंगमंच पर कुछ नहीं कर रहा था तब से मैं देखते आ रहा हूं। और ये सीनियर लोग हैं हमारे यहाँ। तो औरंगाबाद की एक और खासियत ये भी थी कि आज तो सभी विश्वविद्यालय में नाट्यशास्त्र डिपार्टमेंट है ड्रामेटिक्स का, फिर भी पहली बार महाराष्ट्र में किसी विश्वविद्यालय ने नाट्यशास्त्र डिपार्टमेंट का अगर स्थापना की होगी तो वो हमारे यहाँ मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, जो अभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम से जानी जाती है, जहां पर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक्के, जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और बाद में लंदन होकर नाट्यशास्त्र का उन्होंने एकेडमिक पूरा कोर्स पूरा किया था, स्कॉलर थे और खुद निर्देशक थे, अच्छे एक्टर थे, उन्होंने यहाँ पर वो डिपार्टमेंट शुरू किया और वहाँ की पहली बैच थी। मैं आपको बता दूं कि वो सारे पहले जो बैच के विद्यार्थी थे वो विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि वो और किसी कॉलेजेस में प्रोफेसर थे और वो स्टूडेंट हुआ करते थे और वो लोग बाद में हमें पढ़ाने आ गए। तो इतना बड़ा जिसको कहेंगे कि उसमें एक्सपीरियंस था, जैसे कि कुमार देशमुख है, आलोक चौधरी है, दिलीप घारे है, यशवंत देशमुख है, लक्ष्मण देशपांडे है, बहुत सारे दिग्गज हुआ करते थे, शशिकांत बरानपुरकर है, रुस्तुम अचलखांब है। ये सारे लोग जो थे वो बैच से प्रेरित होकर उन्होंने आगे जाकर हमको पढ़ाया और आज उस विश्वविद्यालय में जो मेरे साथ सहयोगी पढ़ा करते थे वो जयंत शेवतेकर वहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। मतलब यहाँ तक का एक सर्कल पूरा होता है, ये इतना बड़ा काम है। औरंगाबाद की जो नाट्य एक्टिविटी थी जहाँ पर मैं था, इसका मैं मुंबई पुणे से दूर से रहकर भी मैं अनुभव लेता रहा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस हमारे यहाँ है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये राज्य स्पर्धा में 500 संस्थाएं सहभागी होती है, इसका मतलब अगर एक संस्था का भले ही स्टेज पर 2-3-4 एक्टर न हो लेकिन टीम तो 10-20 की होती है, तो मतलब आप समझ लीजिए कि 500 गुना 20 ये कितने लोग हो गए। ये सारे लोग, हजारों लोग इस स्पर्धा की वजह से सालों साल एक्टिविटी करते आ रहे हैं, अच्छे नाटक पढ़ रहे हैं, अच्छे नाटक कर रहे हैं, अलग अलग फॉर्म के नाटक कर रहे हैं। भाई यहाँ की चूंकि जिसको कहते हैं कि घिसा पिटा नाटक भी यहाँ पर होता है, लेकिन बहुत नई संवेदना का नाटक भी यहाँ होता है, फॉर्म भी यहाँ होता है। आपको मैं बता दूं कि मराठी रंगभूमि के इतिहास में बार बार घाशीराम कोतवाल, महानिर्वाण, शांतता कोर्ट चालू है, जितने भी आप नाम लो कि जो माइलस्टोन्स है, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, वे सारे ये राज्य नाट्य स्पर्धा का बाय प्रोडक्ट है। इसके लिए वो लिखे गए थे, इसके लिए वो डायरेक्ट किए गए थे और बाद में आके जाकर उन्होंने एक हिस्ट्री बनाई। एक महत्वपूर्ण योगदान ये है। दूसरा, चूंकि मैंने कहा कि पहले मतलब जब मैं स्कूल में कॉलेज में था तब हमारे यहाँ, भले ही क्यों ना मैं कॉलेज में था तब औरंगाबाद में था कि ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आपने अगर नेशन के दौर पर देखा तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली का यही एक बड़ा था। उसके बाद में INT, भारतीय विद्या भवन या कुछ प्राइवेट लोग थे कि जो पर एकेडमिक्स कर रहे थे, लेकिन चूंकि एक बड़ा सेंटर था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहां से कोटा सिस्टम की वजह से हर किसी प्रदेश से 2 या 4 लोग जा सकते थे खाली। लेकिन एक बड़ी, आपने देखा होगा कि ये 20-25 सालों में एक नाटक का महत्व, उसके नाट्य शास्त्र का प्रशिक्षण का महत्व लोगों के जहन में इतनी अच्छी तरीके से बैठ गया कि आपको मैं बताऊं कि महाराष्ट्र के हर विश्वविद्यालय मतलब विद्यापीठों में नाट्य शास्त्र का स्पेशल डिपार्टमेंट है,
मुंबई में है, पूना में है, नागपुर में है, औरंगाबाद में है, जलगांव में है, कोल्हापुर में है। मतलब आप समझ लो कि ये सारे जो पढ़ चुके हैं, जो एक जिसको ट्रेंड रंगकर्मी है, वो वहां जाकर पढ़ाते हैं, तो उसमें आईक्यू और ईक्यू दोनों लेवल सबकी बढ़ जाती है और एक नाटक को अच्छे तरीके से देखने की, अच्छे तरीके से अभ्यास करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसे मैं मानता हूं। तो ये एक दौर चला। मतलब आपको बता दूं कि जैसे सतीश आड़ेकर हमारे बहुत बड़े नाटककार है मराठी रंगभूमि के, एक्सपेरिमेंटल थिएटर पर उनका जो एक 5-6 लोगों में नाम, पहले 2-3 लोगों में नाम लेना पड़ता है, लेना जरूरी है, इतना अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने जब थिएटर एकेडमी की एक्टिविटी स्लो डाउन हुई तो खुद होकर पूना विद्यापीठ में ललित कला केंद्र में वो शामिल हुए और उनके सारे स्टूडेंट्स, आज आप मराठी रंगमंच, मराठी टेलीविजन, मराठी सिनेमा में जो भी कोई टैलेंटेड लोग हैं जिनके रूट्स या तो ललित कला केंद्र से है पूना में, या तो औरंगाबाद के नाट्य शास्त्र विभाग से है, या तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से है, ये जो कि 20-30 सालों की ये एक ऐसी एक ऑब्जर्वेशन है कि जिसको कहेंगे कि ट्रेंड रंगकर्मी, जैसे मैं हूं, अभिराम है, मैं कितने नाम बताऊं, अतुल कुलकर्णी, गीतांजलि है, ऋषिकेश है, स्वानंद किरकिरे है, मतलब ये सारे लोग, अनिरुद्ध खुटवड़ है, ये सारे लोग, मतलब मैं किसी के नाम नहीं लूं तो प्लीज नाराज नहीं होना, मैं बोलने के जिसको कहेंगे कि फ्लो में मैं किसी का नाम ना लेने की गलती कर रहा हूं, ऐसे मान लीजिएगा। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ सीनियर्स में, जैसे कि नसरुद्दीन शाह साहब से लेकर, तो हमारे यहाँ मराठी में वामन केंद्रे, शिवदास घोड़के, श्रीराम बड़े, प्रसाद पुरंदरे, ये सारे लोग जो है ये पूरे थिएटर का प्रशिक्षण लेकर आए हैं। अभिराम भड़कमकर का भी मैंने नाम लिया। यहाँ पर जो एमेच्योर एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करने वाले जो दिग्गज लोग थे, जो बहुत सीनियर थे, जो रंगायन से लेकर काम करते आ रहे थे, जिसमें विजयाबाई है, दुबे जी है, माधव वाटवे है, दामू केंकरे है, भारतीय विद्या भवन के है, साहित्य संघ के लोग हैं, ये सारी संस्थाएं, आविष्कार नाम की जो संस्था है, मतलब ये मराठी रंगमंच की विशेषताएं में मैं स्पेशल फीचर में आविष्कार को एक सेपरेट 5 मिनट बोल सकता हूं, इतना बड़ा काम इन लोगों ने किया है। चूंकि 2020 मतलब ये साल, अगला साल उनका 50 साल है, 50 साल पूरे हो गए। शांतता कोर्ट चालू है ये नाटक की निर्मित के बाद में, जब से इसके शो होने लगे तब से ये संस्था शुरू हुई है। और विजय तेंदुलकर साहब, सुलभा देशपांडे, अरविंद देशपांडे, अरुण काकड़े, रोहिणी हट्टंगड़ी, जयदेव हट्टंगड़ी, अजीत भगत, बहुत सारे नाम है। इसमें से कुछ जिसको कहेंगे कि दिग्गज आज हमारे साथ में नहीं है, पर्टिकुलरली काकड़े काका, जो कल तक मतलब ये नाटक के लिए ढूंढ रहे थे। छबिल दास की पूरी जो परंपरा है, जो सब ने मिलके भले किए न किए, लेकिन उसमें आयोजन का बड़ा सहभाग जो है, जो लीडरशिप है, वो आविष्कार की तरफ है। और उन लोगों की वजह से एक ब्लैक बॉक्स थिएटर छोटा सा, लेकिन वहां पर गोपू देशपांडे, महेश एलकुंजवार, विजय तेंदुलकर से लेकर रत्नाकर मतकरी, सतीश आड़ेकर, जो भी कोई प्रोग्रेसिव राइटर थे, नया ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे थे, नए ढंग से नाटक को खेलने की प्रयास कर रहे थे, ये सारे लोगों का मंचन हो सका। मतलब 3-4 जनरेशंस की संस्थाएं इस छबिलदास में काम करती रही कंसिस्टेंटली। सो इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने जैसे कहा कि एकेडमिक्स और मेन स्ट्रीम थिएटर, एक्सपेरिमेंटल थिएटर का एक इमर्जन जिसको कहेंगे कि एक दूसरे के साथ में संक्रमित होना, ये 90s के दशक से ज्यादा तौर पे शुरू हुआ। हमारे यहाँ कमर्शियल थिएटर की बात करते हैं कि मराठी कमर्शियल की थिएटर की परंपरा तो बहुत ही, मतलब जिसको कहेंगे कि भारत में मुंबई एकमेव मिसाल है कि जहां पर मराठी नाटक मंडे टू संडे रोज 3 शो में सिनेमा की तरह खेला जाता है। और वो पहले तो 5, 6, 7, 8 नाट्यगृह हुआ करते थे थिएटर, और जिसको ऑडिटोरियम कहेंगे, लेकिन आज मुंबई पूना में मिलकर ही 25 थिएटर है कि जहां पर रोज 3 शो हो रहे हैं। मानो आप जिस तरीके की दर्शकों को आदत है, रंगकर्मियों को आदत है, एक इंडस्ट्री भी बन गई है, कंटेंट वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, बिजनेस वाइज। ये जो सारे ट्रेंड एक्टर्स है उनको भी ये मेन स्ट्रीम में आना होता है। जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, पहले से करते आ रहे हैं। यहाँ तो ऐसे भी है रंगमंच पर कि शास्त्र शुद्ध शिक्षण हर कोई रंगकर्मी ले नहीं सकता, ले नहीं पाता, लेकिन वर्कशॉप्स होते हैं,
अभी मैंने जैसे कहा, फिर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाता हूं कि ऐसे नहीं है कि लोग अपने आप काम कर रहे हैं। एक स्पर्धा के रूप में हर गांव में कोई ना कोई एक लीडर था कि जो एक्टिविटी कर रहा था, लेकिन दुबे जी थे तो उन्होंने एफटीआई के कोऑर्डिनेशन में उस वक्त 70s में एक राइटर्स वर्कशॉप लिया था। और उस वर्कशॉप में सहभागी लेखक कौन थे? तो महेश एलकुंचवार साहब, सतीश आळेकर साहब, दिलीप परदेशी, गोपू देशपांडे, ये सारे लोग उसमें सहभागी थे और उन्होंने वहां पर एक नाटक लिखा जिसका हार्डकोर डिस्कशन हुआ। तो मतलब उसी के बाद में थिएटर एकेडमी ने एक वर्कशॉप 2 साल लिया जिसमें 6 नाटककारों को राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया, जिनके लिए स्कॉलरशिप मिली। उस स्कॉलरशिप के बदौलत वो लोग नेशनल फेस्टिवल्स देखने चले गए, आपस में डिस्कशन हुआ और ये उन्होंने जो नाटक लिखे उसके ऊपर पूना में बहुत बड़ा कंटिन्यूस 3 दिन का सेशन चलता था, जिसमें बहुत सारे महानुभाव, जिसको कहेंगे कि क्रिटिक्स, लिटरेचर के बहुत बड़े लोग, ये सब आके वहां पे डिस्कशन किया करते थे ये प्लेस के स्ट्रक्चर के ऊपर, कंटेंट के ऊपर। और वहां से हमारी जो दूसरी नाटककारों की पीढ़ी हुई वो भी प्रेरित हुई, जिसमें अजित दलवी थे, प्रशांत दलवी थे, जयंत पवार, संजय पवार, प्रेमानंद गजवी, शफाअत खान, उसके बाद में मकरंद साठे, अतुल पेठे, ये जो सारी मंडली थी, रंग मंडली, ये शामिल हुई और इन्होंने आगे जाके ये चालू किया। उसके बाद में ऐसे ही वर्कशॉप आविष्कार ने भी किया, हाल ही में जो प्रदीप मुळे, शफात खान, ये लोगों ने कंडक्ट किया और नए राइटर्स को वहां पर बुलाकर उनको एक ट्रेनिंग के तौर पर उनसे डिस्कशन करने के बाद में नए स्क्रिप्ट्स होने लगे। मराठी रंगमंच की एक सबसे बड़ी विशेषता है जो अन्य भाषाओं के तुलना में मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि यहाँ पर ओरिजिनल राइटिंग होता है। आज यहाँ पर ओरिजिनल राइटिंग मतलब प्ले के लिए लिखा जाता है, ट्रांसलेशंस होते ही है, एडॉप्टेशंस होते ही है, फिर भी ओरिजिनल राइटिंग का जो मेन स्रोत है, प्रवाह है, वो मराठी थिएटर है। ये मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 80 के आयु से लेकर 20 के आयु तक के रंगकर्मी 6 जनरेशंस एक ही वक्त एट ए टाइम लिखती है। मतलब जब तेंदुलकर साहब लिखा करते थे तब से लेकर तो अभिराम भड़कमकर, प्रशांत दलवी की टीम तक या उसके आगे वाले लोगों तक ये पूरे लेखक मंडली हमारी जागी थी और वो काम करते रहते थे और उनसे इंटरैक्शन भी होता रहता था। यही दशा है कि यही अवस्था है दिग्दर्शकों की। हमारे यहाँ एक 15-20 दिग्दर्शक महाराष्ट्र में ऐसे हैं कि जो मेन स्ट्रीम थिएटर हो, एक्सपेरिमेंटल थिएटर हो, चूंकि बजाय किसी प्लेटफॉर्म के एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक साथ में काम करते हैं, किसी न किसी उपक्रम से प्रेरित होकर थिएटर को आगे बढ़ाने के लिए कंसिस्टेंटली हम कोशिश करते आ रहे हैं। मेन स्ट्रीम थिएटर में तो हम कुछ लोग शामिल भी हुए हैं, मतलब जैसे कि हम एक्सपेरिमेंटल थिएटर भी करते हैं और कमर्शियल थिएटर भी करते हैं। उसके बावजूद मराठी का एक और फीचर है कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, यहाँ सोशल कंटेंट, हार्डकोर कंटेंट, सोशल इश्यूज, जिसकी परंपरा मामा वरेरकर से है, उसके पहले गडकरी यात्रे से है, मतलब या हमारे देवल साहब से है। जो सोशल इश्यूज है, क्योंकि यहाँ पर थिएटर हम ओनली एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखते नहीं है, मनोरंजन एंड प्रबोधन, ये दोनों तरीके से हमारा थिएटर चलते आ रहा है और जिसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़े पैमाने पे है। प्रचार, प्रसार एंड थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, ये सारा साथ में होता आ रहा है। इसीलिए जो सामाजिक आंदोलन हो गए 60s के दशक में, 70s के दशक में, 80s के दशक में, 90s के दशक में, ये सारे आंदोलनों का प्रभाव भी नाटककारों के ऊपर, संस्थाओं के ऊपर पड़ा रहा, जिसमें से बहुत सारे इश्यूज जो थे, मतलब कभी कभी जिसको कहेंगे कि हम कंटेम्परेरी इश्यूज होते हैं। नाटक लिखने वाले नाटककार तो बहरहाल यूनिवर्सल कंटेंट, जिसको कहेंगे कि ऑल टाइम कंटेंट लिखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एज एन एक्सप्रेशन, जिसको कहेंगे कि आज की तारीख में कुछ सोशल मुद्दों पर हमको व्यक्त होना है, हमको अभिव्यक्त होना है, नाट्य के माध्यम से आविष्कृत करना है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे यहाँ है और वो हर तरीके से नाटक को एंटरटेनमेंट के परे ले जाते हैं। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ थिएटर की, क्योंकि ये थिएटर की वजह से ये सारी जो जनरेशन्स है साथ में जुड़ी होती है और उस जोड़ने का मकसद भी वही होता है कि उसको
मैंने जैसे कहा पहले ही मैंने वर्ड में कहा था कि हमारे यहाँ खाली थिएटर इंस्टीट्यूट नहीं तो न्यूज़ चैनल्स है, जिसको कहेंगे कि न्यूज़पेपर्स है, एंटरटेनमेंट टीवी चैनल्स है, ये लोगों का भी एक सहकार्य रहता आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ फ्री प्रमोशन थिएटर के लिए जी मराठी 5-7 सालों से कर रहा है, और अभी तो हाल ही में उन्होंने गए साल से वो 2 साल से वो लोग प्रोडक्शन में भी उतरे हैं, और जिसकी वजह से निर्मिति मतलब जिसको कहेंगे कि प्रोडक्शन सहयोग निर्मिति, उसकी पब्लिसिटी, उसका बाद में एक जिसको कहेंगे कि टेलीप्ले के रूप में मल्टी कैमरा सेटअप में शूटिंग करना, ये सारे प्रोसेस में ये लोग सहभागी हुए। लोक सत्ता ने जो लोकांकिका स्पर्धा आज 5 साल से 6 साल से जिस तरीके से उन्होंने कंडक्ट की है, सारे महाराष्ट्र की जो यंग जनरेशन है, मतलब अभी वहाँ मैं हर बार मैं कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज डेज में एक्टिविटी से जुड़ जाते हो तो आप जब जूनियर कॉलेज में जाते हो तब के रंगकर्मी जो आपका IQ होता है या आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है थिएटर की, जो आकलन क्षमता होती है, वो जब आप सीनियर स्टूडेंट के रूप में बाहर आते हो तो आप एक प्रगल्भ रंगकर्मी के रूप में उभर आते हो, ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे राइटर्स डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एकांकिका स्पर्धा, एक्सपेरिमेंटल थिएटर, राज्य नाट्य स्पर्धा यही किया है। हमारे यहाँ एक और बड़ी उपलब्धि थी और मैं खासियत मानता हूँ मराठी की, जैसे मैंने ओरिजिनल राइटिंग कहा कि अन्य भाषाओं के साथ में बहुत अच्छी जिसको कहेंगे कि कल्चरल आदान प्रदान, जो जिसको कहते हैं कि एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से होता है। मतलब मैं मानता हूँ, मतलब यहाँ पर हिंदी गुजराती थिएटर के बहुत सारे लोग कोकोनट थिएटर देखते हैं, उनका भी उनमें सहभागी है, हिंदी वाले हैं। हमारे मराठी नाटकों को शो देखने के लिए हिंदी, गुजराती, बंगाली ये सारे थिएटर वाले मतलब पहले 5 शो में हमको ऑडियंस में दिखाई देते हैं। मतलब गुजराती से तो हमारा जिसको कहेंगे कि माँ और मौसी का नाता है, हिंदी से भी है पर ज़्यादा गुजराती से है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रवीण जोशी, महेंद्र जोशी, शफी इनामदार से लेकर तो आज के विपुल मेहता और अपना मीर राजदा तक, मतलब सुरेश राजदा से लेकर मैं कई नाम लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कौस्तुभ त्रिवेदी हो, विपुल मेहता हो, विनय परब हो, मनर गड़िया हो, राजेंद्र बुटाला हो, सिद्धार्थ रांडेरिया हो, सरिता जोशी जी हो, ये सारे जो लोग हैं ये मराठी थिएटर से मतलब जिनका रिलेशन बहुत पक्का है, गहरा है। हर कोई हर रंगकर्मी को जानता है। मैंने गांधी विरुद्ध गांधी मराठी में डायरेक्ट किया, हिंदी में किया, बाद में गुजराती में भी किया। मैंने ध्यानी मनी नाम का मराठी में नाटक किया, गुजराती में भी किया और हिंदी में भी किया। तो ये सारे लोग जो है, मतलब मैं मानता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ शिवाजी मंदिर के बाहर एक अड्डा हुआ करता था कि या पार्ला के थिएटर के बाहर जो रंगकर्मी कोई अच्छा प्ले देखने के बाद में आवताव से चर्चा करते रहते थे चाय के ऊपर, जैसे ये चाय वाय रंगमंच है वैसे चाय वाय के ऊपर बहुत देर तक डिस्कशंस होती रही। वैसे मेरे ध्यानी मनी प्ले देखने के बाद में परेश रावल जी दूसरे दिन पूरा दिन भाईदास थिएटर पर खड़े थे और हर किसी आने वाले रंगकर्मी को ध्यानी मनी की स्टोरी डिटेल सुनाया करते थे। ये मुझे आज भी किस्सा याद है। आज भी वो विजय केंकरे हो, मैं हूँ, हम लोगों से पूछताछ करते हैं, बात करते हैं क्या अच्छा थिएटर हो रहा है। मैंने हेमलेट नाम का प्ले किया और बहुत बड़े पैमाने पे गए साल में किया था, 2 साल पहले। उसकी सारी रिहर्सल्स भाईदास थिएटर, केड़ोनी शिक्षण संस्था और विनय परब ने हमको उसमें कोऑपरेशन दिया। ये हम कैसे भूल सकते हैं। वहां पर जिस तरीके का माहौल होता है, हम आपस की नाटक देखने जाते हैं। पृथ्वी थिएटर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जब भी पृथ्वी थिएटर की बात निकलती है तो मेरे हृदय में मेरे को बहुत एक ठेस भी पहुंचती है कि एक बहुत गहरा दुख मेरे मन में भरा हुआ है कि एक पृथ्वी थिएटर हमारे मराठी के लिए हम नहीं बना सके। हम खाली एक्टिविटी करते रहे और फिर हमने छबिलदास जैसे एक जिसको कहेंगे कि एडवर्स कंडीशन के ब्लैक बॉक्स थिएटर में बहुत अच्छे प्लेस दिए। ये अच्छी ही बात है, लेकिन फिर भी एक थिएटर हमने बनाना चाहिए था जो कि अभी काकड़े काका का सपना था, तेंदुलकर साहब का सपना था, आज आविष्कार नाट्य संस्था का वही सपना है। 50 साल की पूर्ति पर हम 4-5 लोगों ने जो अभी काम का, अभी रोहिणी हट्टंगड़ी जी प्रेसिडेंट है और अजीत भगत है, दीपक राज्याध्यक्ष है, रवि सावंत है, रसिक राणे है, मैं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, मंगेश भिड़े है, बहुत सारे लोग हैं। और ये सारे लोग हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अपना थिएटर, क्योंकि उस छबिलदास थिएटर की वजह से क्या माहौल बना है इसको हमको खासियत है।
और एक शशि कपूर साहब ने और जेनिफर कपूर ये दोनों दाम्पत्य ने जिस तरीके का एक थिएटर बनाया, तो कितनी सारी एक्टिविटी आज उससे जीवित रहती है, प्रेरित रहती है। कितना एक बड़ा फोर्स, इस बड़ा स्पिरिट, एक सोर्स कि जहां पर हम जा सके। मैं रोज शाम में कहाँ जाऊं, तो मेरा एक अपना नाटक घर होना चाहिए, एक अड्डा होना चाहिए जहां पर मैं रंगकर्मियों के साथ में झगड़ा कर सकूं, बात कर सकूं, बटाटे वड़ा खा सकूं, चाय पी सकूं, कटिंग चाय, वहां पर कुछ फेस्टिवल्स हो जिसमें महाराष्ट्र के लोग आए। ये सारा माहौल बनने के लिए एक अपना नाटक घर होना बहुत जरूरी है, ऐसे मैं मानता हूं। तो ये सारी चीजें मैं मराठी रंगभूमि की विशेषताएं आपसे बोलने लगा हूं। मैंने मेरे जो कंटेम्पररीज लोग हैं, जो हम हाल ही में सब लोग नाटक कर रहे, इनका नाम न लेते हुए कुछ स्पेशल फीचर्स आपको बताई, और ये बताने की कोशिश में मैंने अन्य भाषाओं के थिएटर को मैं कम नहीं मानता हूं, मैं उतना ही इम्पोर्टेंट मानता हूं, लेकिन फिर भी मराठी का जो कनेक्शन है, मराठी का नाटक बंगाली में भी होता है, फ्रेंच भाषा में भी होता है, गुजराती में भी होता है, हिंदी में भी होता है। जैसे कि मुझे लगता है कि आजकल आविष्कार एक संस्था है, वैसे बहुत सारे लोगों ने कंपटीशन के बजाय अच्छे थीम ओरिएंटेड फेस्टिवल्स आयोजित करना जरूरी है, जिसकी वजह से नई जनरेशन, नई ऑडियंस क्रिएट हो सके। और जैसे कि कुछ बहुत, जैसे अभी मैं आपको आविष्कार के सिवा महाराष्ट्र की कोई और संस्थाओं के बारे में बताता हूं, जिसमें मैं बहुत बड़े तरीके से नाम लूंगा महाराष्ट्र कल्चरल सेंटर पूना का। सेम उन्होंने भी आविष्कार की तरह एक सुदर्शन रंगमंच प्रस्थापित किया और सारे महाराष्ट्र के रंगकर्मियों को एक अपना खुद का घर, हक का घर मिल गया। वहां पर छोटे बच्चों के लिए नाटक खेला गया, ग्रिफ थिएटर किया गया, एक्सपेरिमेंटल थिएटर किया गया, कंपटीशन लेने, सिनॉप्सिस और परिसंवाद आयोजित हुए, वहां पर अनेक सारी वर्कशॉप्स वहां पर हुए। ये सारी चीजों की वजह से एक माहौल पूरे पूना में, जो कि मेन स्ट्रीम थिएटर के बावजूद एक था, जो थिएटर एकेडमी के वक्त हुआ करता था, लेकिन बाद में उनकी एक्टिविटी का जोर थोड़ा कम हुआ, तो वो रहा। लेकिन आज ललित कला केंद्र जो है वो खाली लोगों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को ऐसे नहीं, तो वो अच्छे अच्छे एकेडमिक सेमिनार्स भी कंडक्ट करता है, फेस्टिवल्स भी कंडक्ट करता है। आजकल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने भी मुंबई में, पूना में फेस्टिवल्स आयोजित करना शुरू कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है कि जब हम दूसरों का नाटक देखें, जब हम दूसरों के रिहर्सल्स को जाकर बैठे, तो जितना नाटक समझ में आता है वो करने से ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पे होता है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स मैंने मराठी के लिए किए थे। मराठी में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हमारा टेलीविजन हम पर हावी हो जाता है, कभी सिनेमा हावी हो जाता है, अभी कोविड है हम पर हावी। इसमें से भी बाहर आएंगे, उभर कर आएंगे, बड़े डट कर आएंगे। ऐसे कई संकटों का सामना हमने किया है। मराठी थिएटर ने खुद की जगह ना होते हुए काम किया है, पैसा ना होते हुए काम किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि थिएटर ये प्रेरणा की बात है। आग आप पर करने की ठान लो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, आपको कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे लिए ये मानना है कि कोविड का भी इम्पैक्ट हम दूर कर देंगे और उससे उभर कर आएंगे, क्योंकि मैं फिर से मानता हूं, जैसे नसीर भाई बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं, जब भी किसी चीज का इम्पैक्ट हो तो हम लोग बोलते हैं अभी मराठी नाटक खत्म हो जाएगा, अभी नाटक देखने कौन आएगा, इधर ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, उधर वैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब तक एक आदमी को कुछ कहने की प्रेरणा हो, उसको एक उसके बारे में कंपल्सिव एक जिसको कहेंगे कि एक इंट्यूशन हो, मुझे बात करनी है, मुझे बताना ही है, और कोई एक सुनने वाला हो, तो बस ये दो लोग हैं तो थिएटर जिंदा है। तो थिएटर जिंदा रहेगा। कोविड के बाद भी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले बंद हुआ थिएटर और सबसे आखिरी में खुलेगा थिएटर, क्योंकि बराबर है, खाना पीना, कपड़ा, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, हेल्थ, ये एजुकेशन, ये सारे प्रायोरिटी पर अपने पहले रहते, कल्चर बाद में होता है। फिर भी मैं ऐसे गुजारिश करूंगा, लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो, किसी भी चीज से, मतलब वर्ल्ड वॉर हुए फर्स्ट सेकंड, उसके बाद में लिटरेचर और थिएटर में जितने सारे फॉर्म्स इवॉल्व हुए,
पेंटिंग्स में हुए, म्यूजिक में हुए, वो कहीं अन्य जगह नहीं हुए। किसी बात का अच्छा एक्सप्रेशन, किसी जिंदगी जीने की जो प्रेरणा होती है वो थिएटर से जितनी मिलती है वो किसी और जगह से नहीं मिलती है। और ये मैं थिएटर थेरेपी मानता हूँ, थिएटर ये मैं रिचुअल मानता हूँ, थिएटर मैं मेरा धर्म मानता हूँ। मैं दूसरे किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं रंगकर्मी हूँ, नाट्य धर्मी हूँ। ये मेरी नेशनैलिटी है, ये मेरा होदा है, ये मेरी पोस्ट है, ये मेरे काम करने का नजरिया है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो भाषा कोई भी हो, थिएटर करना जरूरी है। मराठी में ये फोर्स बहुत अच्छी तरीके से वर्क होता है। अभी हाल ही में कोविड के लिए भी हमारे यहाँ एक मदर इंस्टीट्यूशन है, नाट्य परिषद है, उसके बावजूद छोटे छोटे मराठी नाटक समूह हैं और कोई संस्था है, इन लोगों ने बैकस्टेज वर्कर्स के लिए कि जिनकी रोजी रोटी कमर्शियल थिएटर वालों की इस पर निर्भर है, उनको दूसरा कुछ नहीं आता है, बस यही काम वो सालों साल करते आ रहे हैं, उनकी जनरेशन्स करते आ रही है। तो उनके लिए एक फंड इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। वो बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए। हमारी जो सीनियर एक्ट्रेस है अश्विनी भावे, वो रहती है अमेरिका में, लेकिन पहले स्टेज कर चुकी है, फिल्में कर चुकी है। तो उसने 20 लाख रुपए प्रशांत दामले ने रिक्वेस्ट करने के बाद हाथों हाथ भेज दिए। ऐसी बहुत बड़ी अमाउंट एक जमा हुई है, इकट्ठा हुई, जिससे हम महीने भर का राशन पानी कम से कम बैकस्टेज वर्कर्स को दे सके। ये काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। इसमें शासन, गवर्नमेंट भी और मदद कर रहा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी भी खुद होकर बात करने वाली है। मैंने हाल ही में सुना शरद पवार जी की राष्ट्रवादी पार्टी ने इसके बारे में इंक्वायरी की है कि आप बैकस्टेज वर्कर्स की हमको एक लिस्ट दो, उसका एक इंडेक्स बनाओ, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स दो, तो हम उनको भी कुछ मदद कर सकते हैं। तो ये सारी प्रेरणाएं होती है। ये बातों में से एक बात ये भी निकली है कि मराठी थिएटर की एक विशेषता ये भी है कि इसका लिटरेचर, म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग से भी बहुत इंटरैक्टिव, जिसको कहेंगे कि कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रह चुका है। इसकी वजह से मतलब नॉवेल से प्ले बनता है, प्ले से फिल्म बनती है, स्टोरी से कुछ थिएट्रिकल एक्सप्रेशन बनता है, कुछ आर्टिकल्स प्रेजेंट किए जा सकते हैं। आजकल सोलो परफॉर्मेंस की जो बात बढ़ गई है, जो एक जिसको कहेंगे कि बिना किसी बजट के कोई भी आदमी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है इजीली। जैसे मैं आज यहाँ बैठकर आपसे इस वक्त एक ही साथ बात कर सकता हूं। तो ये नजरिए से भी लोग बढ़ रहे हैं आगे और अच्छा काम कर रहे हैं। सो लिटरेचर का कनेक्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जिसको कहेंगे कि जो थिएटर का ट्रेंड चेंज करने वाले राइटर्स हैं वो मराठी वाले हैं, जिसमें तेंदुलकर साहब का नाम बड़े पैमाने पे हमने लेना चाहिए कि जिन्होंने थिएटर का पूरा स्वरूप बदल दिया। जिसको कहते हैं कि हमारे वो जो क्या कहते हैं, हमारे नाना है थिएटर के, मैं मालूंगा तेंदुलकर साहब। वहां से मतलब जो थिएटर का बदलाव हुआ है वो राइटर्स, हम डायरेक्टर्स है। अभी दुबे जी कहाँ मराठी थे, लेकिन कौन बोलेगा मराठी नहीं थे। जितना काम विजय मेहता ने, जब्बार पटेल, अमोल पालेकर साहब ने किया है, उतने से ज्यादा काम दुबे जी ने किया है। और चूंकि वो मध्य प्रदेश वाले थे, लेकिन यहाँ आकर आए थे क्रिकेट खेलने, बस गए नाटक में, और सारे लोगों को, 5-6 जनरेशन्स वाले लोगों को चिल्ला कर, झगड़ कर बात करने के लिए प्रेरित करने के बाद में नाटक करने के लिए उन्होंने रट लगाई, नाटक किया, लोगों को करवाया। हमारे यहाँ एक अच्छी भी और ट्रेंड है, जो अभी आप हिंदी में नसीर भाई, परेश भाई और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक अच्छा मराठी में ये भी माहौल था कि जब श्रीराम लागू डॉक्टर या नीड़ू फूले या ऐसे कई दिग्गज थे, अरविंद देशपांडे, सुलभा देशपांडे, बहुत सारे लोग कि जो मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम करते थे, टेलीविजन में काम करते थे, मेन स्ट्रीम थिएटर में काम करते थे, उस वक्त भी उन्होंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर से अपना नाता कभी तोड़ा नहीं। वो बात उन्होंने बना के रखी। यही परंपरा हर किसी जनरेशन से आगे तक अभी हमारे यहाँ किशोर कदम, सचिन खेड़ेकर यहाँ तक लाए हैं कि भले कोई साल भर में कहीं मेरा मेन प्रोफेशन अगर मेरा मेन स्ट्रीम हो, फिर भी मैं एक नाटक एक्सपेरिमेंटल के लिए करूंगा। ये सारी चीजें हमारे यहाँ आई है और इसी की वजह से जिसको कहेंगे कि थिएटर की एक्टिविटी एनजीओ के तरीके से भी करने वाले लोग हैं।
अभी अतुल कुलकर्णी और गीतांजलि कुलकर्णी और चिन्मय, ये सारे लोग हैं, इनकी एनजीओ सोनाला नाम का यहाँ पर एक गांव है थाना से नजदीक, वहां पर वो बिल्कुल जिसको कहेंगे कि डिप्राइव्ड क्लास के बच्चों को थिएटर पढ़ाती है, एजुकेशन पढ़ाती है। जो वंचित रंगमंच था, रत्नाकर मतकरी साहब ने ठाणा में शुरू किया था। ऐसे भी कई उपक्रम मराठी में बहुत जानकारी से प्रस्तुत किए जाते हैं, और जिसको कहते हैं कि लिटरेचर वाले लोग या म्यूजिक वाले लोग, ये स्ट्रीम लाइन सारे एक दूसरे, मतलब मैं आपको बात कहता हूं, मुझे बहुत आनंद होता है कि जब मैंने ट्रायोलॉजी का शो किया महेश इलकुंचवर साहब का, एट स्ट्रेच 8 घंटों का नाटक मैंने वाड़ा चिरीबंदी मग्न तड़ाकाठी युगान तो 2 बार किया। पहले एक्सपेरिमेंटल थिएटर पर किया, बाद में मैंने कमर्शियल थिएटर पर किया हाल ही में 2016, 17, 18 में। आप बिलीव नहीं करोगे कि इस प्ले देखने के लिए मराठी लिटरेचर का हर कोई दिग्गज महानुभव आकर गया था, जिसमें किशोरी आमोणकर जैसी जो मतलब गायिका है, क्लासिकल सिंगर है, जिनका नाम हम कान पकड़े बगैर नहीं बोल सकते हैं, वो आकर भी ये प्ले देखती है। विजया राजाध्यक्ष भी देखती है, थिएटर वाले सीनियर तो आते ही आते हैं। ये सारे एक बड़ा एक कनेक्टिविटी मेरे को मालूम है कि जो मराठी थिएटर से जुड़ी हुई है, मराठी की जड़ें जो लोगों तक पहुंचे। मैंने जैसे कहा कि प्रायोरिटी पर है मराठी थिएटर लोगों के, और ये सारी विशेषताएं, मैं बहुत आभारी हूं मराठी थिएटर का कि जब मैं 25 साल का था तो मैं सारी ट्रेनिंग और जिगीशा की एक्टिविटी पूरी करने के बाद में और ड्रामेटिक्स का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने सोचा, मैंने जर्नलिज्म भी की थी, तो मैं आकर मेन स्ट्रीम में कोशिश की, क्योंकि ये समंदर है तो नदियों में और कुओं में तो तैरा करते हैं, लेकिन फिर भी कभी समंदर में आकर भी तो एक तैरने का एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है। तो इस महासागर में आने के लिए मैं और मेरे 10 लोग जिगीशा संस्था औरंगाबाद से लेके मुंबई में आए। मैं 30-32 साल से थिएटर कर रहा हूँ, अच्छा थिएटर कर रहा हूँ, जिसको कहेंगे कि कंटेंट ओरिएंटेड थिएटर कर रहा हूँ। मेरे ऑडियंस के ऊपर मेरा जो भरोसा है और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास एक दर्शाया है, वो मेरे लिए बहुत कनेक्टिविटी वाली बात है। जब वो बोलते हैं कि मैं आपका प्ले देखने जरूर आऊंगा, या मैं कोई मेरे बच्चों को लेकर आऊंगा, मेरे स्टूडेंट्स को लेकर आऊंगा, तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है कि ये कनेक्टिविटी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मेरे लिए ये मानना है कि नाटक, हमारे दामू केंकरे जो सीनियर थे वो कहा करते थे कि नाटक के बारे में ज़्यादा बात मत करो, नाटक करते रहो। नाटक ये बोलने की नहीं, करने की चीज़ है। तो मराठी में ये हम 170 सालों से करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र शासन के स्थापित होने के बाद 60 साल से करते आ रहे हैं। और मैं तो बहुत छोटा रंगकर्मी हूँ, मेरे से सीनियर लोग यहाँ पर हैं। बहुत सीनियर लोगों के साथ में मुझे काम करने का अनुभव मिला, आनंद मिला। हमारे यहाँ मराठी थिएटर में चंद्रलेखा, अश्वमी, नाट्य संपदा, चिंतामणि, अष्टविनायक, ये सारी बहुत बड़ी, भद्रकाली, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जिनका नाम था, जिसमें मोहन तोंडोलकर साहब थे कि जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल थिएटर के राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स को जानबूझकर चुनकर मेन स्ट्रीम में लाया, जिन्होंने खुद इंसिस्ट करके विजय मेहता जी को मेन स्ट्रीम में लाया। डॉक्टर लागू ने पहला काम उनके यहाँ किया। ऐसे भी लोग थे कि जिन्होंने पूरी, जैसे पंशीकर साहब थे, उन्होंने कल्चरल नेटवर्क महाराष्ट्र में निर्माण किया। महाराष्ट्र का एक भी छोटा गांव उन्होंने छोड़ा नहीं जहां पर शो नहीं हुआ। मतलब स्टेज या रंगमंच उभार कर, मतलब कि कोई पेड़ है और एक चौथरा है, बस वहीं पर खड़े होकर उन्होंने प्ले किया, और ऐसे सारे महाराष्ट्र में उन्होंने स्प्रेड किया। हमारा कमर्शियल थिएटर भी बड़े अच्छे तरीके से होता है। यहाँ भी डायरेक्टर्स की बहुत अच्छी परंपरा है, राइटर्स की परंपरा है, एक्टर्स की परंपरा है। बहुत सारी एडवर्स कंडीशन में हम लोग काम करते हैं, फिर भी नाटक करने की जो खुजली है वो कम नहीं होती है, क्योंकि वो किसी को बताने के लिए, जताने के लिए करने की चीज़ नहीं, खुद के समाधान के लिए, आनंद के लिए करने की चीज़ है, ऐसे मैं मानता हूँ। मैंने बात शुरू कहाँ से की, कहाँ ख़त्म की, मुझे पता नहीं। मैं खुश हुआ कि ये चाय वाय और रंगमंच जो है, इनके माध्यम के द्वारा मैं आपसे बात कर सकूं। चूँकि ड्रामेटिक्स का कोर्स पूरा किया है, तो एक
50 मिनट का सोलो तो मैं पूरा कर सकता हूँ। इतना ट्रेनिंग और इतनी तैयारी अपने आप में थिएटर ने कर ली है। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो विदाउट प्रिपरेशन बोल रहा हूँ और वो थिएटर करने की वजह से ही बोल रहा हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछ सकते हैं, या तो फिर मिलते हैं कहीं और, कहीं चाय वाय पीते हैं और बात करते हैं। अभी कैसे है, हैमलेट जैसे प्ले डायरेक्ट करते वक्त कोई फनी मोमेंट आना, इसका मतलब है कि आपको नाटक का तजुर्बा नहीं है, और वो फनी मोमेंट ना आए इसके लिए बल्कि हैमलेट जैसा नाटक करना ज़रूरी होता है। फनी मोमेंट रिहर्सल प्रोसेस में होते हैं और वो बहुत कॉमन होते हैं, जिसको कहेंगे कि प्रैक्टिकल जोक्स की तरह होते हैं। लाइनें भूल जाना, किसी दूसरे का संवाद बता देना, ये सारी चीज़ें होती है, ओवरलैप करना, फला। बाकी कुछ इतना बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंग्लिश प्ले आप मराठी में करना चाहोगे या मराठी प्ले इंग्लिश में करना चाहोगे? हाँ, ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी एक अपॉर्चुनिटी छूट गई थी। क्योंकि मैंने गांधी विरुद्ध गांधी मराठी, हिंदी, गुजराती में डायरेक्ट किया था, तो अंग्रेजी भी में मैं करने वाला था, लेकिन उसके पहले हमारे मित्र फिरोज खान साहब ने अजित दलवी साहब से राइट ले लिए और उन्होंने प्ले किया। लेकिन नीना कुलकर्णी, नसरुद्दीन शाह, इन लोगों ने वहाँ पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। मेरे साथ में तो मराठी में भक्ति बर्वे, अतुल कुलकर्णी, किशोर कदम थे। हिंदी में फिर से किशोर कदम, अतुल कुलकर्णी और बाद में सीमा विश्वास थी। और गुजराती में मनोज जोशी, जो आजकल चाणक्य के मतलब चाणक्य जिनको कह सकते हैं हम आधुनिक रंगभूमि के, वो थे। मिनल बेन पटेल थी और अतुल था। आज के जो बड़े प्रोड्यूसर है गुजराती वाले, भरत ठक्कर, ये उस कोरस में हुआ करते थे गांधी विरुद्ध गांधी में। मनहर गढ़िया और राजेंद्र बुटाला, इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन वैल्यू उसका खड़ा किया था और वो बहुत जोर से किया था। मैं कभी भी कर सकता हूँ, मुझे लैंग्वेज का कोई बैरियर नज़र नहीं आता है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा मज़ा मुझे मराठी में, हिंदी में आता है। गुजराती में भी आता है, लेकिन गुजराती में, चूँकि आपको एक बात बता दूँ, मेरा स्कूल का एजुकेशन एक गुजराती मंडल का ट्रस्ट था। गुजराती विद्या मंदिर में मेरा पूरे पढ़ाई हुई, तो मैं बात सब समझ सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। और क्या हुआ कि जब से मैं बोलना शुरू किया तो मराठी में बहुत जोरों शोरों में और बहुत ज़्यादा देर और बहुत ज़्यादा स्पीड से बात करने का एक स्वभाव हो गया, तो थिंकिंग प्रोसेस पूरी मराठी की ज़्यादा होती है। मैं गुजराती एक्चुअली सीखना चाहता हूँ। मनहर भाई की जो लड़की है काजल, जो आजकल बहुत पृथ्वी थिएटर की एक्टिविटी हो या पीआर एक्टिविटी हो बहुत बड़े पैमाने पे करती है, उनको मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे गुजराती सीखनी है। हमारा दोस्त सचिन खेडेकर, सुनील बर्वे, ये जिस फ्लुएंटली बात करते हैं गुजराती में, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। उन्होंने तो प्ले में काम भी किया है। हाँ, मैं प्ले डायरेक्ट करते वक्त मुझे सब समझ आ रहा था, और चूंकि मैंने जैसे कहा कि लैंग्वेज का बैरियर थिएटर में नहीं होता है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सारे हिंदी प्लेज है, किसी एक का नाम कैसे ले सकता हूँ मैं। नसीर साहब के प्ले है, मकरंद देशपांडे के प्ले है, दुबे जी के सारे शो है, बहुत सारे शोज है, किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगा मैं। आपके अलावा आपका पसंदीदा दिग्दर्शक और अभिनेता? तो भैया मैं तो खुद को कैसे मैं बोलूँगा कि मेरी पसंद मैं हूँ। मेरे यहाँ मेरे जनरेशन में, मेरे सीनियर्स में मैं दुबे जी का बहुत, मतलब मैं जिसको कहेंगे हार्डकोर फैन हूँ। मैं निर्देशक के तौर पे मैंने उनसे बहुत सीखा है, उनके प्लेस देखकर सीखा है। विजय मेहता, जब्बार पटेल, अमोल पालेकर, ये भी लोग मेरे लिए बहुत वंदनीय हैं। मेरे जनरेशन के जो अभी हमने हाल ही में 10 साल पहले सुनील बर्वे हमारे जो प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक उपक्रम हाथ में लिया था जिसका नाम था हर्बेरियम, और हमने 5 डायरेक्टर्स उन्होंने चुने थे, और वो 5 डायरेक्टर्स ने खुद अपना अपना प्ले चुनना था। तो उस वजह से मैं, विजय केंकरे, केदार शिंदे, मंगेश कदम, प्रतिमा कुलकर्णी, ये 5 निर्देशक थोड़े से सीनियर जूनियर, कहीं पर कंटेम्पररीज है। सबसे छोटे हमारे में केदारी है, लेकिन छोटे मतलब उम्र में, काम में नहीं। लेकिन हमारे 5 लोगों का एक पूरा एक टीम वर्क बन गया था, तो उसका भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंस लगता है। मेरे से सीनियर प्रकाश बुद्धिसागर नाम के हमारे यहाँ निर्देशक है,
है वो, लेकिन अभी काम नहीं करते हैं कुछ बीमारी की वजह से। वो मैं उनका बहुत हार्डकोर फैन था। जैसे मैंने दुबे जी का कहा, ये मेरे लिए बहुत अच्छे निर्देशक रह चुके हैं। मुझे विजयाबाई का वाड़ा चिरेबंदी जो उन्होंने किया था, और दुबे जी का यकृत नाम का प्ले, ये मेरे सबसे फेवरेट प्ले रह चुके हैं। मतलब इसका जो नाट्यानुभव है वो मैं जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता हूँ। उसकी इंटेंसिटी मेरे परमानेंट मेमोरी में स्टोर है, और वो मैं उसका आनंद कभी भी मेरी हार्ड डिस्क ऑन करके ले सकता हूँ। डायरेक्ट कुछ नहीं मिलता है मेरे दोस्त, एक तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है आपको। अच्छा, वर्कशॉप कोई एजेंसी नहीं है कि जहाँ पर आपको लाइसेंस मिल गया एक्टिंग करने का, समझ में आया ना। वर्कशॉप आपको बेसिक ट्रेनिंग, जिसको कहेंगे कि फाउंडेशन पक्का होना चाहिए। आप भले किसी संस्था में काम करो, आप किसी नाट्य विद्यालय में जाओ, या आप करते रहो खुद, तो आप सीख जाओगे। लेकिन डायरेक्टली मिलना मेरे को नहीं लगता है अच्छा भी है। ये ट्रेनिंग वाली बात है। अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में 5 साल सीखना पड़ता है, इंजीनियरिंग में 5 साल सीखना पड़ता है, किसी और डिग्री में 5 साल पढ़ना पड़ता है, तो ये अगर शास्त्र है तो नाट्य शास्त्र भी पढ़ना जरूरी है, उसका ट्रेनिंग जरूरी है, उसका समझ लेना जरूरी है। जो डायरेक्ट ट्रेनिंग हो या इनडायरेक्ट ट्रेनिंग हो, बट ट्रेनिंग इज कंपल्सरी। वन ऑफ योर चैलेंजिंग इंसिडेंट वाइल डायरेक्टिंग अ प्ले। भैया, हर प्ले ये चैलेंज होता है। हर प्ले जब डायरेक्ट करने जाते हो आप डायरेक्टर निर्देशक के तौर पे, तो जैसा पेट्रोल पंप में होता है ना कि वो हर कोई कार में डीजल भरता है, पेट्रोल भरता है, तो 0 सेट करता है, 0 का सेट का बटन दबाता है, वही होता है। फिर से सीखना होता है। नया नाटककार, उसकी नए लाइनें, उसका कहने का मकसद क्या है, कहने की स्टाइल क्या है, आपके सामने कौन दिग्गज आर्टिस्ट है, कौन जूनियर आर्टिस्ट है, कौन पहली बार कर रहे हैं, आपके साथ टेक्निकल टीम क्या है, वही है। सर, लॉकडाऊन नंतर भविष्यात कोणते नाटक दिग्दर्शन करण्याचा मानस है, ये पूछ रहे कि बाद में कौन से। तो भैया बैठा हूं मैं तो अभी स्क्रिप्ट लेकर, जैसे ही रिहर्सल का हॉल खुले या नाट्यगृह हमारे खुल गए तो मैं तो शुरू हो जाऊंगा। तो मैं रुकूंगा नहीं, एक के पीछे एक 3-4 प्लेज मैंने रेडी रखे, उस पर काम किया है। मेरे परम मित्र, मेरे नाटककार, मेरे जो को जर्नी जिनको मैं कहता हूँ, जो को क्रिएशन मेरे साथ में हर वक्त करते हैं, वो प्रशांत दलवी, उन्होंने एक नया नाटक लिखा है। क्षितिज पटवर्धन ने एक नया नाटक लिखा है। हमारी जो नई राइटर है स्वरा मोकाशी, उन्होंने नाटक लिखा है। ये सारे नाटक के बारे में डिस्कशन चालू है, रिराइटिंग की प्रोसेस चालू है, तो ज़रूर आपको सुनाई देगा। मेरे ख्याल में अभी हमें रुकना चाहिए, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि बात करनी हो या परफॉर्मेंस हो, हम मराठी में मतलब थिएटर में हम डेफिनेशन के तौर पर बोलते हैं कि इट्स अनब्रोकन लाइन ऑफ एक्सपीरियंस। हम एक जिसको कहेंगे कि एक अनुभव की अखंड रेशा अनुभव के रूप में रंगमंच पर एक मारते हैं, ऐसे समझ लीजिए। सो यहाँ कर्टन उठता है, कर्टन गिरता है, या कर्टन बाजू होता है, या कर्टन बंद होता है। तो जब तक कर्टन खुलता नहीं है तब भी एक बटरफ्लाइज होते हैं पेट में। और अभी आज बंद होने का समय आया, तो आप सब लोग से विदा लेने के लिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पर फुल स्टॉप होना चाहिए। हाल ही में देखे हुए नाटक पसंद आया आपको? सो जरूर करेंगे। बहुत सारे नाटक, मैं हर कोई नाटक देखता हूँ। मैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर का नाटक देखता हूँ, पृथ्वी थिएटर का नाटक। अभी हाल ही में आए हुए मुझे नसीर साहब का फादर नाटक बहुत बहुत बहुत, उसने मुझे एक उच्च स्तर का आनंद और अनुभव दिया, जो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ अब तक। मैंने 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 बार मैंने वो प्ले देखा कंसिस्टेंटली, और वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। हाँ, हमारे मकरंद देशपांडे पृथ्वी थिएटर में हुआ करते, उनका तो पोस्टल एड्रेस ही पृथ्वी थिएटर है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पिन कोड या कुछ। मकरंद देशपांडे पृथ्वी थिएटर जाके मिलिएगा, उनसे बात कीजिएगा, वो आपको अच्छा गाइड करेंगे। सागर कदम, द थिएटर पीपल आर वेटिंग फॉर द न्यू प्लेस एंड इन दैट सुमित राघवन विच इज लाइक सुने पे सुहागा। यस, सुन रहे हो ना सुमित, ये सागर क्या बोल रहा है। सागर खेडेकर, आई लव यू टू वर्क विथ यू सर, आई विल लव टू वर्क विथ यू सर। सेम ईयर सागर, देखते हैं कैसे मौका मिलता है। मेरे ख्याल से जयदेव और विनय टेक्निकल टीम
अभी गुड बाय। चंदू इज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिएटर डायरेक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन, लकी टू हैव वर्क विथ हिम। अरे नहीं भैया, मेरा सौभाग्य है सुमित। हम सब सारी हम उम्र है, और मैं जिसको कहेंगे कि एक अच्छी बात हुई कि मैंने 20 साल की उम्र में पहला फुल लेंथ नाटक डायरेक्ट किया, तो मुझे बहुत बड़ी इनिंग खेलने मिली। फायदा ये हुआ कि 85 से ज्यादा नाटक मैंने आज तक डायरेक्ट किए हैं, तो इतने सारे नाटककार, उनकी भाषा, उनके डायलॉग्स, इतने सारे कैरेक्टर्स, ये थिएटर ने मुझे सिखाया है, मुझे प्रगल्भ बनाया है। सो मैं और कोशिश करता हूं कि हर किसी अच्छे एक्टर के साथ में मैं काम कर सकूं, हर किसी अच्छी संस्था के साथ में काम कर सकूं, हर किसी अच्छे नाटककार का शब्द मैं बोल सकूं, या मेरे एक्टर के साथ में वो मैं उनसे जिसको कहेंगे कि उनके मुंह से बुलवाऊं। तो ये प्रोसेस होती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।